अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम बीमारी के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी को कहते हैं कैंसर, सरतान। आपको दो मिसालें देता हूं कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी सीरियस बीमारी है। किसी को अगर हम ये बताएं कि आपके एक्सरे पे नमूनिया है या आपकी रिपोर्ट्स आई हैं वो बता रही हैं कि आपको यूरिन की इन्फेक्शन है या आपकी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आई है तो उसमें आपको मिदे का अल्सर है, तो कोई भी जो मरीज़ है उसको एक ही उम्मीद होगी कि क्योंकि इसका इलाज भी है और उसको शायद बहुत ज़्यादा घबराहट या परेशानी ना हो। लेकिन खुदा न खास्ता जब हम किसी को ये बताते हैं कि जो आपकी रिपोर्ट आई है या आपके जो हमने टेस्ट किए थे तो उसके नतीजे में हमें ये पता चला है कि आपको कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ है, तो इसके बाद से मरीज़ और उसके घर वालों के जो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये अक्सर यही होता है। दूसरा, आप ये देखें कि अगर आप किसी भी आपके मोहल्ले में कोई या आपके माशरे में कोई ऐसी चीज़ है जो सबके लिए परेशानी का बायस बन चुकी हो, तो आप कहते हैं कि ये एक कैंसर बन चुका है माशरे के लिए। यानी कैंसर के लफ्ज़ के साथ हर किस्म का मनफी पहलू और जज्बात उसके साथ अटैच किए जाते हैं, उसके साथ मुंसलिक किए जाते हैं। जिस वक्त मैं ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ से लड़के वो कामयाब हुए होंगे। लेकिन उन सब लोगों में एक चीज़ मुश्तरका होगी, एक चीज़ कॉमन होगी कि उनका कैंसर इंतहाई इब्तदाई स्टेज पे डिस्कवर हो गया होगा या उनको पता चल चुका होगा, जिसके बाद डॉक्टर के लिए आसान था उसकी सर्जरी करना, उसको रेडिएशन देना या जो बाकी इलाज आगे मैं जाके बताऊँगा। तो ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं उस बीमारी के बारे में बात करूं जिससे खौफ आता है, लोगों को डर लगता है कि कैंसर हो गया किसी को, खुदा ना खास्ता। कैंसर क्या चीज़ है? देखें, हमारे जिस्म में अरबों खरबों सेल्स हैं, खुलिये हैं। वो जो सेल्स होते हैं वो अगर आप अपने हाथ को ऐसे मसलते हैं तो अभी भी आपके जिल्द के कुछ हिस्से जो हैं, सेल्स जो हैं, वो डेड होके नीचे गिरेंगे और उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाएंगे उसी की तरह के। तो एक ऐसा अमल है कि जो आपके जिस्म का हर हिस्सा है, जैसे गुर्दा है, दिमाग है, जैसे कि दिल है, जैसे कि आंतें हैं, हड्डियां हैं, हर चीज़ है, तो ये सेल्स जो हैं ये नए बनते रहते हैं। यानी जैसे मैंने कहा कि ट्रिलियंस हैं, खरबों सेल्स होते हैं। जब एक सेल जो है वो उसकी उम्र गुजर जाए तो उसके बाद उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जिसको अपोप्टोसिस या एपोप्टोसिस कोई भी आप कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। जब उसकी डेथ होती है तो उसकी जगह पे उसी की तरह का एक नया सेल जन्म ले लेता है इस सेल डिवीजन की मदद से। यानी सेल्स जो हैं एक दूसरे से कॉपी होते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर मौजूद होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है एक डीएनए और डीएनए के अंदर होता है क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स। ये वो जीन्स हैं जिसके अंदर मालूमात लिखी हुई होती हैं कि जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो नए सेल तकसीम दर तकसीम होके बनते जाएंगे। यानी सेल की ज़रूरत है तो वो तकसीम होकर नया सेल बनाएगा। जब उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई, जब उसकी उम्र गुजर जाएगी तो वो डेथ हो जाएगी उस सेल की और उसके बाद से उसका काम ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पे नए सेल आ जाएंगे। ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब किसी भी वजह से एक सेल जिसने जब अपना काम कर लिया है तो वो ख़त्म हो जाना था, तो लेकिन वो ऐसा तो नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि उस सेल में कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है जीन्स के अंदर कि जिसके बाद से वो मुसलसल तकसीम दर तकसीम होता है। यानी जैसे मैंने जिल्द की मिसाल दी थी, जितनी सेल चाहिए होंगे उतने बने और उसके बाद से मज़ीद सेल नहीं बनेंगे। और वो जो सेल हैं वो सिर्फ जिल्द के होंगे। वो ये नहीं कि मेरी आंतों में जाएंगे, वो ये नहीं कि मेरे दिमाग में जाएंगे, वो ये नहीं कि मेरे फेफड़ों में जाएंगे। लेकिन जब किसी में कोई जीनियाती जेनेटिक यानी जो जीन्स होते हैं जो कि बेसिकली एक बुनियादी इंफॉर्मेशन का असल ज़रिया है, उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ जाए, और वो तब्दीली किस वजह से आ सकती है? वो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनमें आ सकती है, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें आ सकती है, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में बैठते हैं उनमें आ सकती है, या अगर बहुत ज़्यादा आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अलावा जो दूसरी ये माशरे में आपको पता है आजकल गाड़ियों का धुआं और ये सब कुछ है, तब आ सकती है। मोटापा का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं तो तब चांसेस हैं कि जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो सकती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चांसेस बढ़ते जाते हैं कि जीन्स में म्यूटेशन आ सकती है। बाज़ वक़्त बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ बाप की तरफ से कोई एबनॉर्मल जीन्स या म्यूटेशन वाले जीन्स आ सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारे खाने होते हैं, ख़ासतौर पे ये जो हम डब्बों का खाना खाते हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनकी वजह से जेनेटिक चेंज आ सकती है। और वो चेंज एक दफ़ा आ जाए
क्योंकि हमारे अंदर 3 किस्म के सेल होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, के जो नए सेल बनाते हैं, लेकिन वो जब जहाँ पे रुकना होता है वहाँ पे रुक जाते हैं और किसी दूसरे सेल्स में मुदाखलत नहीं करते या दूसरे जिस्म के ऑर्गन या औज़ा में मुदाखलत नहीं करते। एक होते हैं फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन, कि अगर कोई प्रोटो ऑन्कोजीन में तब्दील होना चाहे। ऑन्कोजीन क्या है? जो कैंसर वाले सेल्स बनाता है, तो उसको ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं कि जो फौरी तौर पे रोक देते हैं। एक जवान बच्चा है तो उसमें ये ट्यूमर सप्रेसर जीन बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, लेकिन खुदा न खासा बढ़ती हुई उम्र के साथ बाज़ इन ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर भी ऐसी तब्दीली आती है कि वो रोक नहीं पाते, तो वो सेल जो जिनमें म्यूटेशन हो चुकी हो, जो कैंसर के सेल बनने लगे हों, तो वो फिर अपनी वो ग्रोथ करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। और एक होते हैं डीएनए रिपेयर जीन्स। डीएनए रिपेयर जीन्स क्या होते हैं कि अगर किसी में तब्दीली आ ही गई है गलती से म्यूटेशन, तो वो फौरी तौर पे उसकी प्रोग्राम सेल डेथ कर देगा ताकि वो आगे मुंतकिल ना हो तब्दीली। लेकिन जब ये सारे अमल फेल हो जाएं और हमारे जिस्म में वक्त के साथ साथ 4, 5, 6 म्यूटेशंस इकट्ठी हो जाएं, तो फिर कहीं पे एक जगह पे जो सेल्स होते हैं वो अचानक बहुत ज़्यादा तकसीम दर तकसीम होते हैं और फिर वो इतने बढ़ते जाते हैं कि इब्तिदा में वहाँ पे कोई गिल्टी बना देंगे जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, और बाद फिर वक्त के साथ साथ क्योंकि खून की नालियाँ और दूसरी एक होती हैं ब्लड वेसल्स और एक होती है लिम्फेटिक, के एक और किस्म की रतूबतें होती हैं, उनको लेके जाती हैं, तो इनके ज़रिए से फिर पूरे जिस्म में फैलना शुरू कर जाता है ये ट्यूमर, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। लेकिन जो खून का ब्लड कैंसर होता है, जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ल्यूकीमिया, तो ये जो ल्यूकीमिया होता है ये ट्यूमर नहीं बनाता, ये गिल्टी नहीं बनाता, बल्कि आपके सफ़ेद जो खली होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं और बाकियों को काम नहीं करने देते और सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं या ब्लड कैंसर कहते हैं। लेकिन जो बाकी कैंसर होता है या बाकी जगह पे जो ट्यूमर बनता है, तो ये आम तौर पे गिल्टी की शक्ल में बनता है। जैसे दिमाग में गिल्टी बनेगी, जैसे कि पेट में गिल्टी बन जाएगी, जिगर में गिल्टी बन जाएगी, फेफड़ों में गिल्टी बन जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर बहुत मशहूर है कि गिल्टी बन जाएगी। अब 2 किस्म की होती है गिल्टी। एक होती है जो नुकसानदेह नहीं होती, यानी जो गिल्टी है बस वही है, उसको आप निकालेंगे तो उसकी कोई जड़ नहीं होगी, आप उसकी सर्जरी कर दें तो निजात मिल जाएगी, तो इसको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन जब उसकी जड़ें हों, जब वो इधर उधर फैल चुका हो, तो इसको हम कहते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर या सरतान। यहाँ पे फिर सर्जरी के बाद भी हमें फिर रेडिएशन देनी पड़ती है ताकि उसके इर्द गिर्द के जो जड़ें थी उसको जलाया जाए, और इसी तरह से फिर क्योंकि वो पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं पे उसके ज़रात फैले हुए होते हैं, तो फिर उसको हम फिर कीमोथेरेपी करते हैं उसके लिए। और होता ही है दोस्तों, अब जहन में सवाल पैदा होता है कि जो अब इतनी तो हमें समझ आ गई कि अगर खुदा ना खास्ता कि मुझे यहाँ पे गिल्टी बनना शुरू होती है और वो फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है मुझे तशवीश होनी चाहिए कि ये ट्यूमर हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है, तो मैं डॉक्टर के पास जाके अपनी वो अलामात बताऊँगा। यानी ये जहन में रखें, 2 बातें मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ट्यूमर जहाँ पर पैदा होता है हम उसको उसी का ही नाम देते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर दिमाग में होता है, और लंग्स का जो कैंसर होता है वो फेफड़ों में होता है, लिवर कैंसर लिवर में होता है, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में होता है। एक तो ये बड़ी अहम बात है, और दूसरी बात ये है जानना कि फिर उसकी अलामात भी उसी तरह की होगी। जैसे एक तो कुछ कॉमन अलामात है, जैसे वज़न कम होता है, क्योंकि जब ट्यूमर जो है वो तेज़ी से फैलता है, यानी कि ये जो सेल्स हैं एक तकसीम दर तकसीम, इनको कोई रोक ही नहीं रहा होता, तो ये सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं, सारों की एनर्जी, और फिर इंसान का वज़न कम होता है और थकावट शुरू हो जाती है। अगर बग़ैर डाइटिंग के, बग़ैर किसी वजह से आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हुआ है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप फौरी अपने डॉक्टर से ज़रूर आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि देखना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक बात तो नहीं है, लेकिन बाज़ का थायराइड वगैरह की वजह से भी आम वज़न कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। और अगर तो खुदा न खास्ता वो कोई फेफड़ों का कैंसर होगा तो लोगों को खांसी शुरू हो जाएगी और वो बार बार खांसी कर रहे होंगे, ये भी एक अलामत हो सकती है। फिर एक्सरे पे हमें कुछ आइडिया हो जाता है, फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं, वहाँ पे आइडिया हो जाता है, फिर और भी टेस्ट होते हैं। बाज़ लोगों को जो ट्यूमर अगर फ़र्ज़ करें किसी को जिगर का है, तो उसको जिगर वाली साइड पे दर्द रहना शुरू हो जाएगा, उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आंखों का पीलियापन शुरू हो सकता है। अगर किसी को ब्रेस्ट का ट्यूमर है तो आप जब एग्जामिन करेंगे तो आपको शक पड़ेगा कि स्किन का कलर तब्दील हुआ है या वहाँ पर कोई गिल्टी है। फिर आपका एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और फिर वहाँ से मवाद लेके उसका मुआयना किया जाएगा कि ये कौन सी कोई स्टेज है, ये फिर ये जांचने के लिए कि कहीं फैला तो नहीं हुआ। फिर आपके एक्सरे होते हैं, या फेफड़ों का आपका सीटी स्कैन हम करते हैं जिसको HRCT कहते हैं, दिमाग का सीटी स्कैन या MRI करते हैं, हड्डियों का हम एक्सरे करते हैं जिसको डेक्सा स्कैन कहते हैं, पेट का सीटी स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं फैला तो नहीं हुआ, मेटास्टेसिस तो नहीं है जो मैंने जिक्र किया था, क्योंकि फिर उस हवाले से इलाज का फैसला होगा। मसलन अगर किसी का जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो फौरी पकड़ा जाए
तो उसकी सर्जरी करेंगे तो चांसेस हैं कि मसला हल हो जाएगा। जड़ें होंगी तो रेडिएशन भी करेंगे, और अगर वो फैला हुआ है तो फिर उसकी कीमोथेरेपी भी करेंगे। जो अक्सर लोग आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके बाल गिर जाते हैं उसके बाद और कमज़ोर हो जाते हैं, ये वक्ती तौर पे फिर साइड इफ़ेक्ट होता है कीमोथेरेपी का, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उल्टियाँ बहुत लगती हैं, बाल गिर जाते हैं, एलोपीशिया जिसको कहते हैं, इसी तरह से फिर वज़न कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वापस उनका फिर रिकवरी शुरू हो जाती है। तो कैंसर का इब्तिदा में पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बात भूलनी नहीं है कि कैंसर जो है आप उसको जितना जल्दी तशख़ीस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, और जितना आप लेट तशख़ीस करेंगे उतने ही चांसेस हैं कि ज़्यादा मसाइल जन्म लेंगे। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं कि आपके पूरे जिस्म के टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप एक ख़ास उम्र से 50 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है तो आपकी कोलोनोस्कोपी होगी हर साल या 2 साल बाद, ताकि देखा जाए कि कहीं जो आते हैं उनका कैंसर तो नहीं आपकी कोई कहीं पे पड़ा छुपा हुआ है कि इब्तदाई स्टेज पे है। या फिर इसी तरह से आपका कोई प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का एक टेस्ट हम कराते हैं PSA का, कि मर्दों में गदूद जो होता है कि उसकी तो नहीं वजह है कि वहाँ पे कोई गदूद जो है उसका कोई कैंसर जन्म ले रहा है। तो ख़वातीन का भी इसी तरह से मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि अगर उनमें कुछ शक पड़ता है कि ख़ास उम्र के बाद जो पोस्ट मेनोपॉजल एज होती है उसके बाद ख़वातीन में फिर ब्रेस्ट के कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं। और बाज़ का तो वायरल इन्फेक्शंस भी होती हैं, अगर आप उनकी वैक्सीन लगवा लें टाइमली तो फिर भी आप कैंसर से बच सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी की अगर आप वैक्सीन करवा लें और आपको हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन ना हो तो आप लीवर के कैंसर से बचे रहेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन एक बड़ी वजह है लीवर के कैंसर की। इसी तरह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है, उसकी इन्फेक्शन से ख़वातीन को सर्विक्स का कैंसर होता है, सर्वाइकल या सर्विकल जो कैंसर होता है। अगर इसकी वैक्सीन प्रॉपर करवा लें तो तब भी आप बच जाएंगे इस तरह के कैंसर से। कैंसर से बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आप सिगरेट मत पिएं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सूरज की छाँव में बगैर शेड के मत खड़े हो जाएं, क्योंकि उससे स्किन का कैंसर होता है, जैसे मेलानोमा है, बेजल सेल कार्सिनोमा है, स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा है। तो ये जो आगे नाम जो मैंने ये मुख्तलिफ लिए हैं, एक तो हो गया ना स्किन कैंसर, एक है कि फिर सेल्स किस टाइप के होते हैं तो उसके मुताबिक भी कैंसर का नाम होता है, लेकिन वो उस टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे फिर थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर जब आपका मुआयना करते हैं एक टेस्ट लेके, जैसे बायोप्सी वगैरह होता है कि उस मवाद को निकालते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। देखें, अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि 20 बच्चे हैं क्लास में और उनकी शक्लें एक जैसी हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि अगर जो सेल्स हैं वो एक जैसे लगते हैं, जिगर का एक हिस्सा निकाला है, तो फिर इसका मतलब होता है खैर है। लेकिन अगर शक्लें थोड़ी बहुत ख़राब हों तो फिर इसका मतलब होता है डिस्प्लेजिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर शक्लें बिल्कुल एक दूसरे से ना मिलती हों, एटिपिकल सिचुएशन हो इसको हम कहते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बड़ा हुआ होता है, तो इस तरह की ये टेक्निकल चीज़ें, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो ट्यूमर है वो ख़तरनाक वाला है। फिर इसी तरह से अगर आपकी गिल्टियाँ बनी हो पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं पे, जिसको लिम्फ नोड कहते हैं, तो फिर और ख़तरे की बात है। और अगर इसी तरह से जो पूरे बॉडी की हम स्कैनिंग करते हैं, एक बड़ा मशहूर एक टेस्ट है आजकल जिसको पेट स्कैन कहते हैं, पॉजिटिव इमिशन टोमोग्राफी, तो वो आपके कैंसर के जो फैले हुए मुख्तलिफ हिस्से हैं पूरे जिस्म में उनको पकड़ लेता है। ये बड़ी एक अहम टेस्ट है, इसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा किसी दिन एक डिटेल की वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये कैंसर के मरीज़ों में कैंसर जो फैला हुआ है या नहीं है तो उसका एक बेहतरीन टेस्ट है। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे तो कैंसर से भी आप बचेंगे। आपने कैंसर से डरना नहीं है, बल्कि उसकी तलाश में रहना है, क्योंकि दुनिया में जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आपको खुदा न खासा कोई कैंसर हो सकता है। इसलिए नज़र रखें इन चीज़ों पे, इसके बारे में पढ़ते रहें। जब जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था तो उसके बाद से रेडिएशन जो थी, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं या एटॉमिक बम की जो रेडिएशंस थी, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर हुआ था, क्योंकि जीन को वो तब्दील कर देती हैं रेडिएशंस। ठीक है, तो इसलिए जो रेडिएशंस के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको ज़रा कमज़ोर रखना है, कम रखना है। लेकिन जो हम एक्सरेज वगैरह करवाते हैं, जो हॉस्पिटल्स में आपके ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं होती, तो इसलिए आम तौर पे इनसे मिसाइल जन्म नहीं लेते। दोस्तों, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।